नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज समय बदल चुका है, क्योंकि समय बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। दुनिया बदल रही है। सुनसान इलाके गांव में और फिर गांव शहरों में बदल रहे हैं। रेडियो ने न जाने कब टीवी का रूप ले लिया और टीवी भी पता नहीं चला कब कंप्यूटर बन गया। साइकिल की जगह स्कूटी और बाइक ने ले ली। पर इन सब के बीच अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो वो है महेश के आंगन का वो नीम का पेड़, जिसे उसके पिताजी जगदीश बाबू ने कभी उसके घर के आंगन में आज से 60 साल पहले लगाया था कि वो आज भी उतनी ही शीतलता और छाया देता है जितना उसने आज से पहले भी दिया था। महेश के पिता जगदीश बाबू ने जब नीम के पेड़ को अपने घर के आंगन में लगाया था तब महेश की उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। महेश के पिता के पास अपनी पुश्तैनी सिर्फ 1 बीघा जमीन के सिवा और कुछ भी ना था, जिस पर आज भी नीम का पेड़ ठीक वैसे ही सीना ताने खड़ा था जैसे कि वो जगदीश बाबू के समय में इसी जमीन पर खड़ा रहता था। इसी जमीन पर जगदीश बाबू एक झोंपड़ी बनाकर अपनी पत्नी शारदा और बेटे महेश और अपनी 2 छोटी बेटियां रानी और कविता के साथ रहते थे। दोनों बेटियां महेश से उम्र में छोटी थी। जगदीश बाबू के समय में रोजगार का आज की तरह कोई भी साधन नहीं था और ना ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी, पर घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए वो शहर के कोर्ट में एक स्टंप बेंडर का काम करने लगे थे। उससे जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। समय का पहिया तो अपनी गति से चलता रहता है। मुश्किल और संघर्षों का दौर भी चलता रहता है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब महेश 12 साल का हो गया था और 8वीं कक्षा की परीक्षा भी दे रहा था। पर समय के गर्भ में कुछ ऐसा छिपा था जिसकी कल्पना ना तो कभी जगदीश बाबू ने की थी और ना उनके परिवार के किसी सदस्य ने की। एक दिन जगदीश बाबू सुबह सुबह अपने नित्य कर्म से फारिग होकर चारपाई पर बैठे थे। तभी उनकी बाईं तरफ मुंह का हिस्सा और हाथ पांव टेढ़े हो गए। शारदा, जो जगदीश बाबू की पत्नी थी, रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बताइए ना क्या हुआ आपको? महेश, अरे महेश कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया। महेश अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ क्या हो गया बाबूजी को? और महेश भी रोने लगा और रोने की आवाज़ सुनकर महेश की दोनों बहनें भी वहाँ आ गई। पूरा का पूरा घर रोने और चिल्लाने की चीख पुकारों से भर गया। तभी मोहल्ले के कुछ लोग घर के अंदर आए और बताने लगे कि जगदीश बाबू को लकवा मार गया। अब ये बोल भी ना सकेंगे और ना चल सकेंगे। ये चाहकर भी बोल और चल नहीं सकते, बिल्कुल अपाहिज जैसे हो गए हैं। ये सुनकर शारदा जी तो बेहोश हो गई। महेश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। उधर पिताजी की वैसी हालत और इधर माँ की बेहोशी की हालत। महेश के ऊपर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे शारदा को होश में लाया गया। घर में सन्नाटा पसर चुका था। सबके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। महेश के घर वालों की जिंदगी की रफ्तार तो पहले ही बहुत धीमी हो चुकी थी, लेकिन समय अभी भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी तो समय घंटा, दिन और महीने बदलता रहा। लेकिन अगर अब कुछ बदलना बाकी था तो वो था दूसरी तरफ महेश की पत्नी शारदा का विधवा होना। लकवा के बाद तो जगदीश बाबू काम पर भी नहीं जा पाए थे, इसलिए घर की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी विपत्ति के इस तूफान में अपने अपने घर के दरवाजे महेश और उसके परिवार के लिए बड़ी मजबूती से बंद कर दिए थे। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि जगदीश बाबू के दाह संस्कार और क्रियाक्रम के लिए भी महेश के पास पैसे नहीं थे। महेश की माँ ने कुछ पैसे अपने पिताजी से लिए और कुछ वहाँ के एक साहूकार से कर्ज ले लिया और क्रियाक्रम का काम पूरा किया।
पर समय अभी भी नहीं रुका। रात हो चुकी थी, सन्नाटा पसर चुका था, पर महेश की माँ शारदा की आंखों में नींद की जगह अभी भी आंसुओं का दरिया बह रहा था। इधर नीम के नीचे बैठा महेश अपनी किस्मत और भाग्य दोनों पर रो रहा था, और इन सब के बीच अगर कोई तीसरा भी रो रहा था तो वो था उस आंगन में नीम का पेड़, जो जगदीश बाबू को अपना पिता मानता था, जिन्होंने उसे एक नया जीवन प्रदान किया था। रोते रोते न जाने कब महेश की आंख लग गई और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो नींद की आगोश में सो गया। और जब सुबह हुई तो महेश अभी भी वही नीम के नीचे बैठा बैठा सो रहा था। वो कहते हैं ना, दुनिया में वक्त की मार सबको कुछ ना कुछ सिखा देती है, किसी को गिर के संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। पर महेश ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आज महेश को भी वक्त कुछ सिखा देगा। उसके पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर महेश अपनी छोटी बहन रानी से बोलता है, रानी जरा जाकर देख दरवाजे पर कौन आया है। रानी जब दरवाज़ा खोलती है तो घर के बाहर साहूकार खड़ा होता है। रानी साहूकार को प्रणाम करते हुए कहती है, चाचा जी आप इतनी सुबह सुबह कैसे आए, सब ठीक तो है। साहूकार बोला, खुश रह बेटी, सब ठीक है। मैं तो तेरी माँ से मिलने आया था, अगर वो ना हो तो महेश को ही बुला दे। रानी कहने लगी, जी चाचा जी अभी बुलाती हूँ। भैया महेश, ओ भैया महेश, जरा बाहर तो आना, साहूकार चाचा आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। महेश बाहर आया और साहूकार से कहने लगा, चाचा जी प्रणाम, बताइए ना क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। साहूकार कहने लगा, देख बेटा महेश, मैं जो बात करने आया हूँ वो कायदे से तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, पर तुम्हारे पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अब तुम ही घर के मुखिया हो और अब तुम्हें ही इस घर को आगे चलाना है, तुम ही इस घर के इकलौते मर्द हो। महेश ने कहा, चाचा जी आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऊपर वाले ने मुझे ऐसी सज़ा दे दी। साहूकार बोला, देख बेटा महेश, ये सब तो ऊपर वाला ही जाने, वैसे भी उसके आगे किसी की नहीं चलती। महेश ने कहा, चाचा जी आप कुछ बात करने आए थे ना, बताइए ना क्या बात है। साहूकार ने कहा, बेटा तेरी माँ ने मेरे से तेरे पिता के क्रियाकर्म के लिए कुछ कर्ज लिया था, और तेरे पिता ने भी अपने मरने से पहले कुछ कर्ज ले रखा था। तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि सारा का सारा कर्ज मुझे कुछ दिनों में चुका देगी, बस वही पैसे लेने में आया था। महेश ने कहा, लेकिन चाचा जी अभी तो हमारे पास पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है, अभी हम आपका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे। साहूकार ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज ना दिया तो तुम्हें बाद में मूलधन के अलावा 10% ब्याज हर महीने देना होगा। महेश ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका सकूं। महेश परेशानियों के चक्रव्यूह में अब पूरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, साहूकार के कर्ज को चुकाए या अपने घर का खर्च चलाए। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना था। इसलिए महेश ने सोच समझकर एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने सोच लिया अब वो अपनी पढ़ाई को रोक देगा और कहीं कोई ऐसा काम पकड़ेगा जिससे उसका घर का खर्च भी चल जाए और साहूकार का कर्ज भी उतर जाए। महेश ने काम ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी और कुछ दिनों बाद उसे 300 प्रति माह के हिसाब से दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया। महेश खुश था पर चिंतित भी बहुत था, क्योंकि इन पैसों से उसका गुजारा संभव नहीं था। महेश के सिर से पिता का साया तो उठ ही गया था, पर महेश ने मुश्किल के इस दौर में भी अपनी हिम्मत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। तभी तो अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी उसने खुशी खुशी 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में उठा ली थी।
उधर परिस्थितियां भी अब उसके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। कभी घर में चावल खत्म हो जाता तो कभी आटा खत्म हो जाता, कभी बहनों के स्कूल की फीस कम पड़ जाती तो कभी साहूकार के बकाए पैसे कम रह जाते। पर हर परिस्थिति में वो एक सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से लड़ता हुआ नए नए उपाय ढूंढता रहा। एक दिन महेश ने सोचा कि शाम को वो दुकान के बाद खाली हो जाता है, तो क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए, क्यों ना बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दें, जिससे कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। और यही सोचकर उसने पहल की। लेकिन अपने पिता की मौत की वजह से अपनी पढ़ाई 8वीं के बाद ही छोड़ चुका था, इसलिए उसे छोटे क्लास के बच्चे ही ट्यूशन के लिए मिल पाए और ट्यूशन के पैसों से भी उसकी कोई खास मदद नहीं हो पा रही थी। फिर भी वो तकलीफ उठाता रहा और परेशानियां झेलता रहा और उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर उसे भविष्य के लिए जमा किए। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सालों में ही उसने साहूकार के बकाए पैसों को चुका दिया और जमा किए पैसों से उसने एक चाय की दुकान खोल डाली। अब महेश के पास अपनी खुद की दुकान थी। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने अपने बल पर सब कुछ किया था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। घर के आंगन का नीम का पेड़ पहले से मोटा और बड़ा होता जा रहा था। इधर महेश दुनियादारी के बोझ में गिरता और संभलता रहा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अब उसके घर परिवार की स्थिति पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। सही समय आने पर उसने अपनी दोनों बहनें रानी और कविता की शादी कर दी, पर उसकी खुद की शादी अभी होनी बाकी थी। और एक दिन उसकी माँ शारदा ने कहा, बेटा महेश, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है, फिर भी तुम मुझे एक सुख अभी भी नहीं दे पाया। महेश कहने लगा, माँ कैसी बातें करती हो, वो कौन सा सुख है जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। माँ शारदा ने कहा, देख बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूँ, लेकिन वो तो तब होगा ना जब तू चाहेगा। महेश कहने लगा, माँ तुम मरने जीने की क्यों बातें करती रहती हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। तुम्हें तो हमारे हालात पता ही है ना माँ। तो शारदा जी कहने लगी कि जा बेटा, तेरे से नहीं होगा तो तू साफ मना कर दे। वैसे भी जब तेरे बाबूजी की मौत हुई थी तो मौत ने उनकी उम्र नहीं देखी थी। अगर तू नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो अफसोस मत करना। महेश माँ के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए राजी हो गया और उसने अपनी माँ से हाँ कर दी। कुछ समय बाद सही मुहूर्त लगन देखकर महेश की शादी रेखा नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से कर दी। रेखा दहेज के नाम पर तो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, लेकिन उसे कपड़ों की सिलाई करना बहुत अच्छी तरह से आता था। बस फिर क्या था, महेश ने सिलाई मशीन रेखा के लिए खरीद दी और रेखा ने घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। रेखा की वजह से महेश की माली स्थिति अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। महेश रेखा को पाकर खुश था। रेखा ने 2 सालों के बाद 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, उत्सव मनाया जा रहा था। मोहल्ले के लोग महेश के घर पर दावत उड़ा रहे थे। पर आज एक बार फिर नीम के नीचे बैठा महेश अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। वो कमी कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय पिताजी श्री जगदीश बाबू थे, जो सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की छोटी सी आयु में महेश को अलविदा बोलकर इस दुनिया से चले गए। महेश की माँ शारदा के साथ साथ आज घर के आंगन का पेड़ नीम भी खुशी से झूले में झूम रहा था। झूले में कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर झूल रहा था। महेश का अपने बच्चों के प्रति स्नेह और प्यार देखकर नीम को जगदीश बाबू की याद आ गई। महेश का घर और आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। जल्दी ही एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों का नामकरण कर दिया गया। एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम सोनू रखा।
बच्चे चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे और उनके साथ साथ महेश और रेखा के सपने भी जन्म लेने लगे। पर सपनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। महेश नहीं चाहता था कि उसके बेटे भी उसी की तरह किसी अभाव की जिंदगी को जिए। इधर कविता और रानी की शादी के बाद भी उनका अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। कभी कभी तो वो 6 महीने भी रुक जाती थी। महेश अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें कभी कुछ नहीं कहता था। मगर घर के खर्चे और ज़रूरतें तो प्यार और मोहब्बत से नहीं चलते, उसके लिए तो पैसों की आवश्यकता होती है। महेश और रेखा दिन रात मेहनत करते, लेकिन कभी किसी के सामने अपने मन की व्यथा को नहीं रखते। देखते देखते समय ने फिर रफ्तार पकड़ ली और साथ ही साथ सुरेश और सोनू पूरे 5 साल के हो गए। महेश को अब अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता सताने लगी और एक दिन महेश ने रेखा से कहा, रेखा एक बात कहूँ? और रेखा ने कहा, हाँ जी बोलिए। महेश ने कहा कि सुरेश और सोनू पूरे 5 साल के हो गए, मैं सोच रहा था कि स्कूल में दाखिला करवा दूं। रेखा ने कहा, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सोचने वाली क्या बात है? महेश कहने लगा, रेखा सोचने वाली बात तो कुछ नहीं है, पर तुम तो जानती हो मेरी दुकान भी अब इतनी नहीं चलती और तुम्हारा सिलाई का काम भी तो कभी बहुत ज़्यादा चलता है तो कभी बहुत कम चलता है। फिर ऐसे में हम अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला तो नहीं करवा सकते। रेखा ने कहा, तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे नहीं? फिर महेश ने कहा, रेखा मेरा मतलब ये नहीं था। तो रेखा कहने लगी, फिर क्या था? और बोली, देखो जी, सुरेश और सोनू का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दो। और वैसे भी ये सब तो कहने की बातें होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी पढ़ जाते हैं और कहीं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाले बच्चे तो हर जगह पढ़ेंगे। महेश ने कहा, ठीक है जैसा तुम कहो, पर हमें भी अपनी मेहनत की चक्की को तेज घुमाना होगा ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। रेखा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा जी, मैंने आपका साथ कब नहीं दिया? हमेशा तो आपके साथ हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती हूँ, फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं। महेश ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो कह रहा था कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने का प्रयास करना चाहिए। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके लिए तो आप बेफिक्र रहो। वैसे भी मैं केवल आपके जीवन की रेखा नहीं, आपके भाग्य की और भविष्य की रेखा भी हूँ। महेश ने हंसकर कहा, हाँ वो तो सही है, और तुम्हारे भाग्य से तो मुझे सोनू और सुरेश मिले हैं। रेखा कहने लगी, अब मजाक बहुत हो गया, रात भी काफ़ी हो चुकी है, चलो अब सो जाओ, जो करना है कल करेंगे। महेश ने कहा, तो ठीक है। अगले दिन महेश ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। बच्चे भी स्कूल में दाखिला पाकर खुश थे। देखते ही देखते दोनों बच्चों ने समय के साथ साथ कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। समय किसके लिए रुकता है, समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। अब ये दोनों बच्चे काफ़ी बड़े और समझदार भी हो चुके थे। एक दिन सुरेश ने महेश से कहा, पिताजी मेरे स्कूल के सारे बच्चों के घर ट्यूशन टीचर उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं। महेश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो फिर? सुरेश ने कहा, पिताजी मैं तो कह रहा हूँ कि हमें भी ट्यूशन पढ़ना चाहिए, आप हमारे लिए भी घर पर एक ट्यूशन टीचर लगवा दो। महेश ने कहा, पर बेटा हमारे पास अभी ट्यूशन की फीस नहीं है, अभी हमारा हाथ तंग है, हम 2-2 जगह की फीस नहीं भर सकते। तब सुरेश रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, आपसे जब भी कोई बात कहो एक ही रोना आपके पास होता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अगर आपने मेरी ट्यूशन न लगवाई तो मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। महेश ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश कहाँ मानने वाला था, वो तो अपनी जिद पकड़े हुए था। महेश ने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आज तक इतनी मेहनत की थी कि दिन रात मेहनत में लगा रहता, तब भी उसके हाथ कुछ नहीं बचता था।
आज तक कभी उसने अपने बच्चों को डांटा भी नहीं। इसलिए उसने सुरेश की जिद के आगे हार मान ली और उसे बोला कि ठीक है बेटा, और बोले उसके लिए घर पर ट्यूशन का टीचर लगवा देंगे। कभी कभी मुंह से बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन होता है जब जेब में पैसे नहीं होते हैं। आज महेश के सामने भी ये बड़ी दुविधा चट्टान बनकर खड़ी थी। महेश की दुकान पर किशोरी बाबू चाय पीने आते थे, जो एक अध्यापक थे। वो अध्यापक उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिसमें उसके दोनों बेटे पढ़ते थे। एक दिन जब वो चाय पीने महेश की दुकान पर आए तो महेश ने उनके सामने अपने विचार को रख दिया। किशोरी बाबू राजी हो गए, लेकिन महेश ने उनसे बार बार एक ही बात कही कि वो गरीब आदमी है और उनकी ट्यूशन की फीस वो पूरा नहीं दे सकता। किशोरी बाबू महेश को एक अरसे से जानते थे, इसलिए उसे मना भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही हाँ कह पा रहे थे। तो किशोरी बाबू ने कुछ सोचते हुए उपाय निकाला और किशोरी बाबू कहने लगे, महेश, मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी गरीबी को, लेकिन बिना फीस के तो मैं किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाता और तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। महेश ने कहा, जी वो क्या है? किशोरी बाबू कहने लगे, तुम ऐसा करो, फीस की जगह तुम मुझे 2 वक्त का खाना खिला दिया करना, वही मेरी फीस होगी। तो महेश ने कहा, लेकिन किशोरी बाबू, आपको हमारे घर का खाना पसंद आएगा? पता नहीं आपको हमारे घर का रूखा सूखा खाना पसंद आए या नहीं आए। किशोरी बाबू कहने लगे, महेश, मुझे तुम्हारे घर का रूखा सूखा खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं घर का खाना खाऊंगा, और वो भी अपनी भाभी के हाथों का। महेश ने कहा कि ठीक है किशोरी बाबू, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। बस फिर क्या था, किशोरी बाबू ने अगले ही दिन से सुरेश और सोनू को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उधर सुरेश और सोनू भी अपने पिता से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने उनसे जो मांगा था वो उन्होंने पूरा कर दिया था। महेश ने अपने बच्चों की मांगे तो पूरी कर दी, लेकिन अभी भी कभी ख़त्म ना होने वाली चुनौतियाँ उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी हुई थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, महेश के बच्चों के प्रति चिंता बढ़ती जा रही थी। आज महेश की आंखों से शायद नींद नाराज सी हो गई, तभी तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे रात में नींद नहीं आई और वो सो ना सका, और वो आखिर उठकर और नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। रेखा ने महेश को परेशान देखा तो वो भी बाहर आ गई और अपने पति से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी रात के 2 बजे? तब महेश ने कहा कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर चला आया। वैसे भी आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाओ मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, बस 1 कप चाय पिला दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर रेखा ने कहा, आप भी ना बस कुछ भी बोलते रहते हो। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मैं अभी लाई। और रेखा चाय बनाने के लिए चली गई। कुछ देर में वो चाय बनाकर लेकर आई और अपने पति से मजाक करते हुए कहने लगी, लीजिए अपनी बेगम के हाथों की गर्मा गर्म चाय पीजिए। महेश ने भी मुस्कुराकर चाय का कप ले लिया और रेखा से कहा कि रेखा, मुझे खुशी है कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। आज भी तुमने हर परिस्थिति में मेरा साहस बढ़ाया है, तुमने मेरा साहस कहीं नहीं खोने दिया। रेखा कहने लगी, देखिए जी, आप मानो या ना मानो, बातें तो आप बहुत बनाते हो। चलो अब तारीफों के पुल बांधना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। अब महेश कहने लगा, परेशानी तो कुछ भी नहीं है रेखा जी, देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ, जो भी है मुझे साफ साफ बताओ। रेखा अपने पति से कहने लगी, अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकूंगी। हाँ, अगर आप मुझे इस काबिल नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। महेश कहने लगा, रेखा तुम कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हारी काबिलियत पर क्यों शक करने लगा। तो रेखा ने कहा, तो आप बताते क्यों नहीं हो कि क्या बात है। महेश ने कहा, कुछ भी नहीं है, बस रेखा मैं सोनू और सुरेश के बारे में सोच रहा था।
रेखा कहने लगी, मैं भी तो जानूं कि तुम बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हो। महेश ने कहा, रेखा, अब तक तो हमने अपने बच्चों की हर मांग को पूरा किया ताकि उन्हें कभी भी उन चीज़ों की कमी महसूस ना हो जिनकी कमी हमने अपने जीवन में महसूस की। हम दोनों ने उनकी खुशियों के लिए अपने हर सपने, हर शौक़, अपनी हर अभिलाषाओं का गला घोट दिया, अपने हर खर्चे को सीमित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरतों का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। उस पर रानी और कविता के बच्चे भी अब यहीं रहकर पढ़ाई करने लगे हैं, जिससे उनका भी खर्च हमें उठाना पड़ रहा है। ऊपर से आजकल घर पर रिश्तेदारों का आना जाना और रुकना भी बढ़ गया है। ऐसे में अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेखा कहने लगी, देखो जी, तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा और आप शांति से ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर महेश ने कहा, कैसे सब ठीक हो जाएगा? तुम तो जानती हो मेरे पास मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है और कमाई का कोई जरिया मेरे पास नहीं है। आजकल मार्केट में न जाने कितनी चाय की दुकान और न जाने कितनी गलियों में चाय की दुकानें खुल गई है। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो पुराने ग्राहक हैं वही मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। रेखा कहने लगी, देखो जी, अगर आप मेरी बात सुनो तो दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने दिल दिमाग को शांत करना होगा। महेश ने कहा, अब सुरेश और सोनू की पढ़ाई तो नहीं छुड़वा सकते हम। रेखा कहने लगी, मैंने ऐसा कब बोला है कि आप सुरेश और सोनू की पढ़ाई छुड़वा दो? फिर कहने लगी, देखो जी, मेरे पास एक आइडिया है। महेश ने कहा, कैसा आइडिया? रेखा कहने लगी, क्यों ना हम एक टिफ़िन सिस्टम शुरू करें जिससे उन लोगों को सुबह शाम का खाना मिल जाएगा जो खाने की तलाश में होटलों के चक्कर लगाते हैं, और हमारी कमाई का एक और रास्ता भी खुल जाएगा। क्या कहते हो? महेश कहने लगा, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर रेखा ने कहा, तो फिर क्या? महेश कहने लगा कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये काम चलेगा भी या नहीं, ऊपर से तुम्हारी मेहनत भी बढ़ जाएगी। नहीं, रहने दो, तुमने तो हमेशा ही मेरे साथ दुख और तकलीफ ही झेली है। तो रेखा कहने लगी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो, और इसमें क्या परेशानी वाली बात है? और जो ये काम करूँगी तो उसमें थोड़ी बहुत मदद माजी की भी ले लूँगी। फिर महेश ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं कल ही दुकान पर अपने ग्राहकों से बात करता हूँ कि कौन कौन होटल में खाना खाने जाते हैं, उन्हें टिफ़िन की सुविधा की आवश्यकता है भी या नहीं। रेखा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब चल के सो जाओ। अब तो सुबह के 4 बज चुके हैं, सुबह काम पर भी तो जाना होगा। महेश कहने लगा, रेखा, वाकई तुम्हें पाकर मैं खुश हो गया। तुमने सच ही कहा था, तुम मेरे जीवन की रेखा नहीं बल्कि मेरे भाग्य की रेखा हो। रेखा और महेश सोने के लिए चले गए। रेखा ने जैसा कहा था महेश ने ठीक वैसे ही किया। पहले तो इस व्यवसाय को चलाने में काफ़ी दिक्कतें आई। महेश ने तो आस ही छोड़ दी थी, पर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे महेश की हिम्मत भी बदली। भगवान की कृपा से टिफ़िन वाला आइडिया चलने की बजाय दौड़ने लगा। अब महेश की स्थिति पहले से भी और ज़्यादा अच्छी हो गई। पूरे घर में एक बार फिर खुशियों ने अपनी चादर फैलाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इधर समय और दिन, महीने, साल बीतने लगे। समय ने ऐसी करवट बदली कि न जाने कब सोनू और सुरेश इतने बड़े हो गए कि आज ग्रेजुएशन की परीक्षा भी उन्होंने अच्छे नंबरों से पास कर ली। आज सोनू और सुरेश से ज़्यादा अगर कोई खुश थे तो वे थे उसके माँ बाप, महेश और रेखा। आज उन्होंने भी अपने जीवन की एक परीक्षा को पास कर लिया था। उन्होंने भी अपने संकल्प को पूरा कर लिया था। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित इंसान बना दिया था। पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। बच्चों के प्रति उनकी चिंताएं हैं तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए मात्र ही ख़त्म हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करता है। आज एक बार फिर महेश नीम के नीचे चारपाई पर बैठा था।
सोच के महासागर में न जाने कब से गोते लगा रहा था। तभी रेखा ने देखा। क्या बात है जी, किस सोच में डूबे हुए हो? महेश ने कहा। कुछ नहीं रेखा। तो रेखा ने कहा, हाँ पता है, तुम्हें तो एक बार में कुछ बताने की आदत जो नहीं है। महेश कहने लगा, रेखा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो खामा नाराज हो रही हो। रेखा कहने लगी, क्यों, अब मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती? वाह जी वाह। महेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे भाग्यवान, हो सकती हो, क्यों नहीं हो सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा पसंद है, गुस्सा वाला नहीं। रेखा कहने लगी, अच्छा तो फिर बताते क्यों नहीं? महेश बोला, ठीक है बताता हूँ, सुनो, लेकिन पहले एक बार मुस्कुरा दो। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब तो खुश हो, चलो बताओ। तो महेश ने कहा, रेखा तुम तो जानती हो कि सोनू और सुरेश को हमने जितना पढ़ाना लिखाना था वो हमने पढ़ा लिखा दिया, और अब ना तो हमारी हिम्मत है और ना ही हमारी हैसियत है कि हम उन्हें अब आगे पढ़ा सकें। इसलिए मैंने उनसे बात की है कि वो हमारे व्यवसाय में हमारा हाथ बटाए, जिससे उनको भी कुछ अनुभव होगा और हमें भी कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वे कहते हैं इतनी पढ़ाई करने के बाद वो हमारे व्यवसाय में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हें तो कोई अच्छी नौकरी चाहिए, और वो भी यहाँ नहीं बल्कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो रेखा ने कहा, इसमें बुराई क्या है, ठीक ही तो है, वो बड़े शहर में जाएंगे तो कुछ बड़ा ही सोचेंगे, बड़ा ही करेंगे। महेश ने कहा, हम अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर कैसे भेज सकते हैं? आखिर इस शहर में प्रॉब्लम ही क्या है? रेखा कहने लगी, शहर में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि शहर में रोजगार की कमी है, और अगर उन्होंने जाने का मन बना लिया है तो जाने दीजिए। वैसे भी लड़कों को हम घर में कब तक बैठा कर रखेंगे? महेश ने कहा, देखो रेखा, मैंने अपनी दुकान पर लोगों को बातें करते सुना है। आजकल के बच्चे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने के बाद अपने माँ बाप का घर परिवार और गांव मोहल्ले तक को भूल जाते हैं। नहीं, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगा। कहीं वो भी हमें भूल गया तो, हमें अकेला छोड़ दिया तो मैं तो रो रो कर पागल हो जाऊंगा। रेखा कहने लगी, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आप क्यों नहीं समझते कि अब वो बड़े हो गए हैं, अब हम उन्हें बांध कर नहीं रख सकते। आपने आज तक मेरी हर बात मानी है, आज आखिरी बार मेरी एक और बात मान लीजिए और उनको जाने दीजिए। महेश ने रेखा की बात मान ली, क्योंकि उसकी बात को नहीं टाल सका, और अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। महेश ने उनके रहने खाने की व्यवस्था भी अपने एक मित्र के यहाँ कर दी, जो सौभाग्य से दिल्ली में ही रहता था। सोनू कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इसलिए उसे थोड़ी सी मेहनत के बाद एक अकाउंटेंट की जॉब मिल गई, और वहीं सुरेश को एक मैनेजर की। दोनों भाई एक साथ एक किराए के मकान में खुशी खुशी रहने लगे। इधर रेखा भी बच्चों को खुश देखकर खुश थी, पर महेश की अपने बच्चों के प्रति चिंता आज भी उतनी ही थी जितनी की कल थी। एक बार फिर से समय ने तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ सामान्य हो गया। दोनों बच्चे महेश से फ़ोन पर बात कर लेते, इसलिए महेश का मन भी धीरे धीरे बच्चों के प्रति चिंता मुक्त होने लगा। सही समय आने पर महेश ने अपने दोनों बेटों की शादी कर डाली। महेश और रेखा ने सोच लिया कि बेटों की शादी से उन्हें सास ससुर का सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ अलग अलग गैस जलाकर दिल्ली में रहने लगी। आज महेश का घर और आंगन एक बार फिर सूना हो चुका था। महेश की उम्र अब ढल रही थी और उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी, पर करता भी तो क्या करता। सोचता था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। शादी से पहले बेटे कुछ पैसे भेज देते थे, तो शादी के बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिया। कभी कभार फ़ोन भी आ जाया करता था, पर अब तो महीना बीत जाते हैं। अगर फ़ोन भी करे तो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। एक दिन रेखा ने महेश से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ?
महेश ने कहा, हाँ बोलो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। रेखा कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दिल्ली चलकर बच्चों से मिल आएं और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। महेश ने गुस्सा होते हुए कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। महीनों बीत गए लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की। हम जिंदा हैं या मर गए, सही बात तो ये है कि वो हमसे मतलब ही नहीं रखना चाहते। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन्हें दिल्ली ना जाने दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मेरा मुंह बंद कर दिया। अब मेरे साथ साथ ये सारी परेशानियां तुम भी भुगतो। रेखा कहने लगी कि देखो जी, पहले तो आप ये गुस्सा थूक दो। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं परेशानी में हो या काम ज़्यादा होने की वजह से हमारा हाल चाल नहीं ले पा रहे हो। महेश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। रेखा ने कहा, एक बार चलने में क्या बुराई है। महेश ने कहा, बुराई तो कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ। और अगले हफ्ते ही दिल्ली के लिए दोनों पति पत्नी जो ट्रेन पकड़कर रवाना हो गए। अगले हफ्ते जब रेखा और महेश दोपहर की ट्रेन पकड़कर दिल्ली गए तो उधर सोनू और सुरेश को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरे दिन दोपहर के वक्त महेश और रेखा अपने बेटे सोनू के रूम पर पहुंच गए। महेश रेखा से कहने लगा, जरा डोरबेल तो बजाना। रेखा कहने लगी, हाँ जी बजाती हूँ। डोरबेल बजाने के कुछ समय बाद प्रिया, जो रेखा की बड़ी बहू थी, दरवाज़ा खोलने आई। प्रिया कहने लगी, अरे मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों अचानक यहाँ पर, सब ठीक ठाक तो हैं? रेखा ने कहा, अरे बहू, सब ठीक ठाक है, बाहर ही सब पूछ लेगी या घर के अंदर भी बुलाएगी। प्रिया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आप ही का तो घर है। महेश ने रेखा से कहा, मुझे लगता है शहर में आने के बाद लोग अपने संस्कार अपने गांव में छोड़कर आ जाते हैं। रेखा कहने लगी, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। वो अपनी बहू से कहने लगी, अरे बहू, तुमने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया। बहू कहने लगी, सॉरी माँ, आप लोगों को अचानक देखकर प्रणाम करना मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर उसने अपने सास ससुर को प्रणाम किया। रेखा कहने लगी, अरे बेटा, सोनू नज़र नहीं आ रहा, कहीं गया है क्या? बहू ने कहा, जी माँ जी, वो ड्यूटी पर गए हैं। रेखा कहने लगी, लेकिन आज तो इतवार है। प्रिया कहने लगी, आज उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है और आप लोग दूर सफ़र से आए हैं, फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। रेखा कहने लगी, ठीक है बेटा। खाते पीते शाम के 5 बज गए और तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी, आ गए आप, आपको कुछ पता भी है? सोनू ने कहा, क्या पता, जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? प्रिया कहने लगी, आपके मम्मी पापा आए हैं। सोनू कहने लगा, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, अभी घर के अंदर मेरे कदम भी नहीं पड़े और तुमने अपना मजाक शुरू कर दिया। और फिर कहा, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जाओ जाकर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। प्रिया ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, विश्वास ना हो तो रूम में जाकर देख लो, दोनों अभी आराम कर रहे हैं। सोनू कहने लगा, लेकिन यूं अचानक, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज, सब ठीक तो है? फिलहाल तो तुम सबके लिए चाय बनाओ, मैं तब तक उनसे मिलता हूँ। प्रिया कहने लगी, ठीक है। सोनू अपने माँ बाप के पैर छूते हुए माँ बाप को प्रणाम करता है। रेखा खुश होकर बेटे को तरह तरह के आशीर्वाद देती है। ईश्वर सदा तुझ पर कृपा बनाए रखे। सोनू हिचकिचाते हुए बोला, माँ, आप लोग यूं ही सब ठीक ठाक तो है ना? महेश जी कहने लगा, क्यों, हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? सोनू ने कहा, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप पहले बताकर आते तो मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। महेश कहने लगा,
बस कर, बहुत हो चुका तेरा ड्रामा। तू हमें लेने आता। अरे तेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हमें एक कॉल करके ये तक पूछ सके कि हम जिंदा हैं या मर गए। वो तो तेरी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे उसके साथ यहाँ आना पड़ा। रेखा कहने लगी, ओहो जी, आप भी ना बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज़ चुप हो जाइए। महेश ने कहा, यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही तो नतीजा है। सोनू ने कहा, पिताजी आप ये सब क्या कह रहे हो? रेखा ने कहा, बेटा तुम अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दो, अभी गुस्सा है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पर तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए चले आए। सोनू ने कहा, ठीक है माँ। माँ और सब बताओ, दादी कैसी है? हमारी पड़ोसी अंकल कैसे हैं? रेखा कहने लगी, सब ठीक है बेटा, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए चली आई, वरना तू तो जानता है तेरी दादी को अकेले छोड़कर आना हमारे लिए कितना मुश्किल है। वो तो भला हो हमारी पड़ोसन का, जिसने कह दिया कि तेरी दादी की देखभाल कुछ दिन के लिए वो कर लेगी। फिर सोनू ने प्रिया को आवाज़ लगाई, अरे प्रिया क्या हुआ, चाय बना रही हो या नहीं? उसकी पत्नी प्रिया कहने लगी, हाँ बन गई, बस अभी लाई। और प्रिया चाय लेकर सभी को चाय देती है और फिर अपनी सास से बोली, एक बात पूछूं माँ जी? रेखा जी ने कहा, हाँ पूछो बेटा। तो बहू ने कहा, माँ जी वापसी की टिकट कब की करवाई है? तब उसका ससुर महेश एकदम से बोला, वाह बेटी वाह, अभी हमें आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और तुमने हमें वापस भेजने का प्लान बना लिया। तू कहे तो अभी वापस चले जाते हैं। बहू कहने लगी, पिताजी मेरा मतलब वो नहीं था। तब महेश ने कहा, तो क्या मतलब था? रेखा कहने लगी, पता नहीं, आप क्यों बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब जाने भी दो ना, पूछ लिया तो क्या हो गया? महेश कहने लगा, तुम नहीं समझोगी रेखा, मुझे समझना भी नहीं है। रेखा ने कहा, प्रिया अभी हम यहाँ कुछ दिन और रहेंगे, इसलिए हमने वापसी की टिकट नहीं करवाई। इस बार प्रिया कुछ नहीं बोली और खाना बनाने चली गई। कुछ दिन तो बड़े अच्छे से गुजर गए, लेकिन एक दिन सुबह सुबह रेखा कहने लगी, अरे प्रिया जरा मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी तो कर दे। तू तो जानती है मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है। प्रिया सुनती है लेकिन नज़रअंदाज करके चली जाती है। जब पूरे 20 मिनट बाद प्रिया पानी लेकर नहीं आई तो रेखा ने एक बार फिर आवाज़ लगाई। रेखा कहने लगी, अरे बहू क्या हुआ, भूल गई क्या? मैंने एक गिलास गर्म पानी मांगा था। प्रिया ने कहा, सुन लिया था माँ जी, भूली कुछ नहीं हूँ। अब मेरे पास कोई एक काम तो है नहीं जो मैं आपके पीछे पीछे लगी रहूं। अब आपको तो हमेशा यहाँ रहना ही है, तो आप अपना सुबह का पानी गर्म कर लिया करो, या अपनी आदत बदल लो, या पानी खुद गर्म कर लिया करो। ये सब रोज़ रोज़ करना मेरे बस की बात नहीं है। रेखा कहने लगी, बहू क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बहू कहने लगी, नहीं गलती तो हमसे हुई है, और इतना बोलकर चली गई। इधर रेखा की आंखों में आंसू भर गए। इस तरह रेखा से आज तक किसी ने बात नहीं की थी, ना तो महेश ने और ना ही उसकी सास ने आज तक उसे कभी कोई गलत बोला था। तभी अचानक महेश बाहर से घूमता हुआ आ जाता है और महेश कहता है, रेखा क्या हुआ, ये सुबह सुबह रोनी सी सूरत क्यों बना रखी है? अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू है, क्या हुआ मुझे बताओ। रेखा बोली, रोनी शकल नहीं है, वो तो बस माँ जी की याद आ रही थी इसलिए आंख भर आई। महेश कहने लगा, हाँ मुझे भी याद तो आती है, पर पता नहीं कैसी होगी। वैसे घबराओ मत, हम जल्दी वापस चलेंगे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार सुरेश से भी मिलकर उसका हाल चाल ले ले। पता नहीं कैसा है हमारा बेटा, मेरे फ़ोन करने के बाद भी मिलने तक नहीं आया, बोलता है समय नहीं मिल पा रहा। रेखा कहने लगी, कोई बात नहीं जी, हम जाकर मिल लेंगे। महेश ने कहा, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारे दोनों बेटे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हमने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनको तो
हमारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। रेखा कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम ज़्यादा है, व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। महेश कहने लगा, वाकई तुम तो बड़ी भोली हो। इधर प्रिया अपनी सास को हर रोज अपना एक नया रंग दिखा रही थी। रेखा अंदर ही अंदर प्रिया से बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। एक रात रेखा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए खाना खाने से मना कर दिया। तो उस दिन रेखा की ऐसी हालत देख महेश ने भी कुछ नहीं खाया। अगले दिन सोनू सुबह सुबह अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा, माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? रेखा ने खांसते हुए और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, बेटा ठीक हूँ, बस थोड़ा सा खांसी बुखार है और बदन दर्द है, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सोनू ने कहा, माँ मैं आपकी चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा? लो आपके लिए कुछ दवाई लेकर आया हूँ, टाइम से खा लेना। सोनू ने माँ को दवाई पकड़ाते हुए कहा, और फिलहाल तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। रेखा ने कहा, ठीक है बेटा, तू पहले ऑफिस जा, मेरी चिंता ना कर, तेरे पिताजी है ना मेरे पास। सोनू ने कहा, ठीक है माँ, और वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। रेखा कहराते हुए कहती है, अजी जरा ये दवाई तो फाड़ कर मुझे पकड़ा दीजिए, मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। महेश बोला, खाली पेट कैसे दवाई खा लोगी? मैं अभी बहू को बोलता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दे। फिर महेश ने बहू को आवाज़ लगाई, अरे बहू जरा इधर तो आना। प्रिया ने कहा, अभी आई। कुछ देर बाद प्रिया आई और बोली, जी पिताजी कहिए क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? महेश ने कहा, हाँ बहू, वो तेरी सास को दवाई खानी है, तो उसके खाने के लिए कुछ ला दे। जी पिताजी अभी लेकर आई। कुछ देर बाद प्रिया अपने सास के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और दे देती है। प्रिया की सास रेखा खाना खाने के लिए उठकर बैठ जाती है। जैसे वो खाना शुरू करती है वैसे ही महेश बोल पड़ता है, क्या हुआ सोनू की माँ, इतनी कमज़ोर हो गई कि अब तुम एक रोटी तक नहीं तोड़ पा रही हो? लाओ मैं तोड़ देता हूँ। रेखा कहने लगी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? रहने दो ना, मैं खा लूँगी, अगर बहू ने देख लिया तो क्या सोचेगी? महेश मजाक के मूड में कहने लगा, सोचेगी क्या, बुढ़े बुढ़िया इस उम्र में इश्क फरमा रहे हैं। रेखा हंसते हुए बोली, आप भी ना कैसी बातें करते हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं पर मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। महेश जोर से हंसते हुए कहने लगा, दुनिया के लिए ही बुढ़ा हुआ हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। रेखा बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी करो वरना बहू आ जाएगी। महेश ने कहा, अरे सोनू की माँ, ये रोटियां तो बड़ी सख्त है, इतनी सख्त कैसे हो गई? ये तो ताज़ी रोटी नहीं लग रही है, ये तो शायद बासी रोटी है। रेखा जी बोली, बासी है तो क्या हुआ, हमने पहले भी तो बासी खाना खाया है, आपको तो पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। महेश ने कहा, मुझे सब पता है, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं, अब हमारा बेटा कमाने लगा है, अब तुम सास हो, आखिर तुम्हारी बहू किस दिन काम आएगी? मैं अभी बहू से बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए ताज़ा खाना लेकर आई। रेखा ने कहा, अजी रहने दीजिए, क्यों उसे परेशान करते हो? महेश ने कहा, एक मिनट तुम चुप रहो। और महेश कहने लगा, अरे बेटी प्रिया जरा इधर तो आना। प्रिया कहने लगी, आई पिताजी, बताइए क्या बात है? महेश ने कहा, बहू शायद तुमने गलती से अपनी सास को रात की बासी रोटियां लाकर दे दी है, वो बहुत ही सख्त है, टूट भी नहीं रही है, जो तुमने सुबह रोटियां बनाई उनमें से लाकर इसे दे दो। बहू कहने लगी ससुर जी से, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ पिताजी, मैं कोई भूली नहीं और ना ही कोई गलती हुई है मेरे से। वो रात की बासी रोटियाँ मैंने जानबूझकर दी है, वो आपके हिस्से की है। कल रात आप दोनों ने खाना नहीं खाया, जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए दूसरा कुछ भी नहीं बनाने वाली। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगते हैं। महेश कहने लगा, बहू कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना हमें तो बासी और ताज़ा में कोई आपत्ति नहीं थी। बहू कहने लगी, बात सीधी और साफ है, जब तक आप रात के बचे हुए खाने को ख़त्म नहीं करते तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे किसी की तबीयत ही खराब क्यों ना हो। महेश कहने लगा, बहू तुम शायद भूल रही हो, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, कैसे बदतमीजी से तुम हमारे साथ बात कर रही हो। बहू कहने लगी, अच्छा तो अब मुझे आप लोगों से तमीज़ सीखनी पड़ेगी, मुझे आप लोगों से तमीज़ सीखनी पड़े, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। तभी रेखा गुस्से से बोली, बहू तुझे क्या हो गया है, क्यों अनाप शनाप बके जा रही है। तभी प्रिया बोली, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने मेरे घर पर आकर इतने दिनों से डेरा जमा रखा है और ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहे हैं। महेश कहने लगा, बस बहू तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका, अब हमें भी यहाँ नहीं रुकना। बहू कहने लगी, तो आप लोगों को रोका किसने है, बाद में जाओगे तो इससे अच्छा अभी चले जाओ। रेखा कहने लगी, अरे बहू तू तो चुप हो जा। और बहू घर के अंदर चली गई। और महेश ने कहा, देखो सोनू की माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ नहीं आना, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर सका। पर अब मैं यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता। अपना सामान पैक करो, हम अभी जाएंगे। रेखा कहने लगी, मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अभी अचानक से जाना अच्छा नहीं होगा। शाम को सोनू आएगा तो उसे बोलकर हम कल की ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेंगे, तब तक भगवान के लिए शांत हो जाइए। महेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बाहर से दूध और ब्रेड लेकर आता हूँ। महेश मार्केट जाकर अपनी पत्नी रेखा के लिए दूध और ब्रेड लाता है। फिर रेखा दवाई लेकर सो जाती है। शाम को सूर्य डूब रहा था। अंधकार ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और घर के अंदर का माहौल अभी तक शांत और एकदम मौन था। प्रिया अपने कमरे से सुबह से बाहर नहीं निकली थी। दूसरी तरफ प्रिया के सास ससुर सोनू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। महेश कहने लगा, लगता है सोनू आ गया। रेखा ने कहा, अच्छा तो दरवाज़ा खोल दो, लेकिन आप उसे अभी कुछ मत कहना, बेचारा थका हुआ आया होगा। महेश ने कहा, ठीक है सोनू की माँ, मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। तो सामने सोनू दरवाजे पर खड़ा था और सोनू ने फिर माँ बाप का हाल चाल पूछा और फिर अपने बेडरूम की ओर चला गया जहाँ प्रिया पहले से मौजूद थी। सोनू अपने कमरे में घुसते हुए कहता है, अरे प्रिया ये क्या है, चारों तरफ अपने कपड़े क्यों फैला रखे हैं, ये क्या मजाक है। प्रिया रोते हुए कहने लगी, देखो जी मेरा मूड बहुत ख़राब है, अब आप और ख़राब मत करो। सोनू कहने लगा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी या आंसू बहाती रहोगी। प्रिया बोली, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ और तुम और तुम्हारी माँ रहो आराम से यहाँ पर, वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो मैं हूँ ना। सोनू बोला, अरे प्रिया साफ साफ बताओ क्या हुआ है। प्रिया बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाकर अपने माँ बाप से पूछो। सोनू ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उनसे जाकर पूछ लेता हूँ। और अपने कमरे से बाहर आकर सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ ये क्या है, जब से आया हूँ प्रिया रोई जा रही है, आपने कुछ कहा है क्या। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उससे कुछ कह सकूं। सोनू कहने लगा, नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा तो पूरा पूरा हक है। रेखा कहने लगी, बेटा बात कुछ नहीं है, बहू ने मुझे सुबह नाश्ते में बासी रोटी दे दी थी और तू तो अपने पिताजी को जानता है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बहू को ताज़ा बनाने के लिए बोल दिया बस। अब बहू कमरे से बाहर आई और कहने लगी, अरे माँ कुछ तो शर्म करो, बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी हो और झूठ पर झूठ बोले जा रही हो, क्या झूठ बोलते हुए आपकी जीभ नहीं कांपती। सोनू, माँ जी सरासर झूठ बोल रही है, मैंने इनको ताज़ी रोटी ही दी थी, लेकिन इनको कोई वहम हो गया। वहीं खड़े महेश के सामने तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। महेश कहने लगा,
बेटा, बहू झूठ बोल रही है, तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही है। बहू कहने लगी, हाँ हाँ, झूठी तो मैं ही हूँ, बाकी तो यहाँ सब सच्चे हैं। देखो सोनू, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब ये नौकरों वाले काम नहीं होंगे। तुम्हें रहना है तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, मैं तो चली। और बहू पैर पटकती गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। सोनू बोला, माँ, अगर आपने अपने कुछ काम खुद कर लिए होते तो क्या हो जाता? कम से कम आज प्रिया घर छोड़कर तो न जाती। आप ही बताओ कि बेचारी क्या करती। प्रिया को आप कितना परेशान करती हो। आपको कभी चाय चाहिए तो कभी गर्म पानी, कभी सुबह सुबह फुलाए हुए चने तो कभी धुली हुई पूजा की थाली। महेश चिल्लाते हुए बोला, बस कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरे लिए तेरी माँ ने आज तक जो त्याग किए उसका कोई मूल्य नहीं, और आज थोड़ा सा चाय पानी तेरी पत्नी ने क्या कर दिया, तू तो जोरू का गुलाम हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। प्रिया घर छोड़कर क्यों जाएगी, हम चले जाते हैं। सोनू की माँ, तू जल्दी से सामान पैक कर और हम अभी वापस चलेंगे। रेखा कहने लगी, ठीक है। रेखा ने अभी ऐसा कहा ही था कि सोनू को लगा कि शायद उससे गलती हो गई। सोनू कहने लगा, अरे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभी आप लोग कहाँ जाओगे? अब तो रात भी होने वाली है। रेखा ने कहा, बेटा, मैं आकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, अब यहाँ रुककर दूसरी बड़ी गलती नहीं करना चाहती। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। रेखा सामान लेकर महेश के साथ बाहर निकल गई। सोनू रोकने की बहुत कोशिश करता रहा, पर वो लोग नहीं रुके। रेखा कहने लगी, हम सोनू के घर से तो बाहर आ गए, लेकिन अब रात को कहाँ जाएंगे? अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो एक बार सुरेश को फ़ोन लगा ले। जब तक हमारा टिकट नहीं होता तब तक हम वहाँ रह लेंगे। महेश ने कहा, मेरा तो अब किसी से बात करने का मन नहीं है, लेकिन तुम अपने बेटे से बात कर लो। रेखा ने कहा, ठीक है, फ़ोन तो लगा कर दीजिए। महेश ने कहा, लो फ़ोन लगा दिया है। रेखा सुरेश से फ़ोन पर बात करती है और अपना सारा हाल बताती है। सुरेश कहता है, माँ, आपकी बात तो ठीक है, पर आपका टिकट जल्दी कराना होगा, क्योंकि मैं आपको अपने रूम पर ज़्यादा दिन नहीं रख सकता। आप तो जानती हो कि रूपा को आप लोगों के रहन सहन और पहनावे से कितनी एलर्जी है। इतना सुनते ही रेखा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और महेश से बोली, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधे अपने घर जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने पूरी रात जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पर गुजारी। फिर अगले दिन दोपहर वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे से अपने गांव की ओर चल दिए। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर महेश को तो बस इतना सुकून था कि वो घुटन भरी जिंदगी को पीछे छोड़ आया और आगे निकल चुका था। अगर महेश को किसी बात का दुख था तो वो इस बात का था कि जिनके लिए पूरे जीवन संघर्ष करता रहा और ये सोचता रहा कि एक दिन वे उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, आज वही उसे बेसहारा छोड़ गए। इधर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेखा की आंखों से सोनू और सुरेश के लिए ममता के आंसू बहे जा रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रेखा की आंखों से आंसुओं का बवंडर बढ़ता जा रहा था। रेखा की ऐसी हालत देखकर महेश भी अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था, लेकिन वो अपने नालायक बेटों के लिए आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना चाहता था। पर रेखा की ऐसी हालत देखकर महेश से रहा ना गया और उसने रेखा से कहा कि रेखा, तुम पागल हो गई हो, रो रो के कितना बुरा हाल कर लिया है, अब चुप भी करो, बहुत हुआ। रेखा कहने लगी, कैसे चुप करूं? मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, तो दुख तो होगा ही ना। महेश ने ताना मारते हुए कहा, बच्चे? कौन से बच्चे? अच्छा अच्छा, तो उन बच्चों की बात कर रही हो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। रेखा कहने लगी, जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों से गलती हो जाती है, वैसे गलती हमारी भी तो थी ना, हमें भी तो उनके यहाँ इतने दिन तक नहीं रुकना चाहिए था। महेश कहने लगा, अच्छा जी, हमने उनके यहाँ कुछ दिन गुजार लिए
तो उन्हें इतना बुरा लग गया। लेकिन हमने जो उनके बचपन से लेकर आज तक की परवरिश करने में अपना जो सारा समय बर्बाद कर दिया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, तो उसका क्या? ऐसे बेटों को जन्म देने से तो अच्छा है कि हम निसंतान रहते। कम से कम आज ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। मैं तुमसे कह देता हूँ, वापस घर पहुँचने के बाद अगर तुमने उनसे कोई भी संपर्क करने की कोशिश की या उनका हाल चाल लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा रोते हुए कहने लगी, देखो जी, वो तो ठीक है, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन हम माँ बाप हैं। अगर बच्चे राह भटक जाएं तो ये हमारा कर्तव्य है, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। कम से कम आज के दिन तो ये नहीं देखना पड़ता। तुमसे कह देता हूँ कि घर पहुँचकर कोई भी उनकी याद में आंसू नहीं बहाओगी और ना ही उनसे कैसे भी मेरे आगे पीछे बात करोगी। महेश और रेखा दोनों अपने घर पहुँच चुके थे। कई महीने बीत गए, ना तो महेश ने अपने बेटों से बात की और ना ही उनके बेटों ने महेश से बात की। वक्त बीतता गया। वक्त के साथ महेश का अपने बेटों के प्रति गुस्सा भी शांत होता गया। महेश को उनकी चिंता होने लगी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे ट्रेन में रेखा की कही सब बातें याद थी कि हम माँ बाप हैं, चाहकर भी अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। महेश की आंखों में चिंता के बादल मंडरा रहे थे। इधर देखते देखते समय ने अचानक दुनिया के हर वर्ग को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, रोजगार वाला हो या बेरोजगार हो, हर किसी को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि कोरोना नामक वायरस का कहर आज पूरे विश्व पर छा गया। भारत की राजधानी दिल्ली पर भी इसका असर था और ये सब पर बहुत बड़ी मुसीबत था। भारत सरकार ने भी इसको देखते हुए आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे समय एक जगह पर ठहर गया हो। हर तरह की जिम, दुकान, सैलून, पिक्चर हॉल, मार्केट, सब दुकानों पर, कंपनियों पर ताले लटक गए। दिल्ली के गांव मोहल्ले सब वीरान हो गए। लोग अपने अपने घरों को पैदल निकल चले। पर इन सब की भीड़ में और भी कोई परेशान हुए थे तो वे थे सोनू और सुरेश, क्योंकि दोनों की नौकरी जा चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सोनू को अपनी नौकरी में से तनख्वाह का चौथा हिस्सा ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। दोनों का दिल्ली में गुजारा करना जैसे नाक से चने चबाने जैसा हो गया था। एक दिन परेशान होकर सुरेश ने सोनू को फ़ोन किया और कहा, भैया मैं बहुत परेशानी में हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब चली गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। सोनू ने कहा, भैया मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी जॉब तो नहीं गई है, लेकिन कब तक रहेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। सुरेश कहने लगा, भैया आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए जिससे मैं गुजारा कर लूँ। तब सोनू ने कहा, भाई मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा कर, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे यहाँ शिफ्ट हो जा। प्रिया का भी थोड़ा मन लग जाएगा। सुरेश कहने लगा, ठीक है भैया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ सोनू के घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन लॉकडाउन तो पूरे 3 महीने तक भी नहीं खुला तो सोनू और सुरेश की परेशानियां बढ़ने लगी। कहते हैं जब विपत्तियां आती है तो इंसान सबसे पहले अपने भगवान को याद करता है। आज सोनू और सुरेश को भी अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने हर परेशानी में उन्हें आज तक संभाला था, लेकिन वो जानते थे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें एक कॉल कर सके। पर प्रकृति कभी भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है। वो तो सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। बस यही कारण था कि आज सोनू और सुरेश की हालत बहुत ही बदतर हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। सुरेश और सोनू ने अपने माँ बाप को बहुत फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने
गुस्से में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सोनू और सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उन्होंने सोचा कि अब वो एक ट्रेन पकड़ेंगे और अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके माँ बाप बहुत ही गुस्से में है और वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। शायद उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का यह अच्छा मौका लगा। बस फिर क्या था, उन दोनों ने जो सोचा था ठीक वैसा ही किया। अगले दिन स्पेशल ट्रेन से दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ बचपन के अपने उसी शहर की ओर रवाना हो गए, जिस शहर की गोद में कभी उनके बचपन में किलकारियां भरी थी। उनकी जवानी ने चलना सीखा था। पूरे 20 घंटे की यात्रा के बाद सोनू और सुरेश अपने शहर वापस आ चुके थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ उस पल का जब वो अपने माँ बाप का सामना करते। सोनू की माँ इत्तेफाक से घर के बाहर ही खड़ी मिल गई। दोनों बेटे और बहुओं ने उन्हें बारी बारी प्रणाम किया और माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी माँ रेखा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई। तब सोनू ने कहा, माँ, आप हमसे अभी भी नाराज़ हैं। मैं जानता हूँ हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो। रेखा कहने लगी, मैं कौन होती हूँ तुम सबको माफ़ करने वाली? गलतियाँ तो हमसे हुई है, जो तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहू प्रिया कहने लगी, माँ जी, सब मेरी गलती है, सब मेरे ही कारण हुआ। मैं आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दो। सोनू ने कहा, माफ़ कर दो ना माँ। रेखा कहने लगी, सोनू और सुरेश, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों की माँ होने से पहले मैं किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति तुम लोगों को माफ़ कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें अगर माफ़ी ही मांगनी है तो जाकर अपने पिता से मांगो। सोनू और सुरेश दोनों बहुएं घर के अंदर महेश से माफ़ी मांगने के लिए चले गए। महेश आंगन में नीम के नीचे चारपाई पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटे और बहुओं ने महेश से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पाँव को छुआ तो महेश उठकर बैठ गया। बेटों को देखकर वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। खुशी से पागल सा हो रहा था कि मेरे बेटे बहू आ गए। उसका जी चाह रहा था कि वे उठकर उन्हें गले लगा ले, लेकिन वो अपने मन के भावों को प्रकट नहीं करना चाह रहा था। इसलिए उसने गुस्से में उनकी तरफ देखा तक नहीं और अपना मुंह फेर लिया। तभी सुरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े और जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगा। अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। उसका रोना देखकर महेश का पत्थर दिल पिघल गया और वो भी तुरंत उठकर उसे गले लगाते हुए खुद भी रोने लगा। महेश कहने लगा, बस कर पगले, इतना बड़ा होकर बच्चों की तरह रो रहा है। सुरेश कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। महेश कहने लगा, बेटा, तेरी आंखों से निकले हुए आंसुओं ने तेरे सभी पापों का प्रायश्चित कर दिया। अब बस भी कर, तेरे ये आंसू मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं और सुरेश अब हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आपकी छत्र छाया में रहेंगे। हम अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे और आपके कामों में भी हाथ बटाएंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दो पिताजी। महेश ने सोनू और सुरेश को गले लगा लिया। रेखा, तुम सच कहती थी कि हमारे बेटे एक ना एक दिन भटके हुए रास्ते से ज़रूर वापस आएंगे, और आज आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद इतनी खुशी तो मुझे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। तुम जाओ, सबके लिए चाय बनाकर लाओ। आज बड़े दिनों के बाद अपने जिगर के टुकड़ों के साथ समय बिताने का मौका मिला है। ये खुशी के पल मैं यूं ही नहीं गंवाना चाहता। रेखा कहने लगी, आप भी कैसी बातें करते हो? दो बहुओं के होते हुए मैं चाय बनाऊंगी तो क्या ये अच्छा लगेगा? तभी बड़ी बहू प्रिया और छोटी बहू दीपा कहने लगी कि माँ जी, आप अपने बेटों के साथ बातें करो। आज से किचन की सारी जिम्मेदारियाँ हमारी है। रेखा खुश होकर
अपने पति और अपने बेटों के साथ बैठकर बातें करने लगी। आज महेश के घर में एक बार फिर खोई हुई सारी की सारी खुशियाँ वापस लौट आई। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, भला खुशियों से आंगन चहक रहा था। महेश को आज अपने स्वर्गीय पिता जगदीश बाबू की याद आ रही थी। आज अपने पिता को याद करते हुए महेश नीम के उस पेड़ से लिपटकर रो रहा था, जिसे कभी उसके पिता ने उसके घर के आंगन में तब लगाया था जब सिर्फ वो 10 बरस का था। नीम का पेड़ भी महेश से लिपटकर भावुक हो गया, जिसे वो अपना बड़ा भाई समझता। लेकिन नीम का पेड़ भी आज बहुत खुश था, क्योंकि आज महेश का घर फिर से आबाद हो चुका था। उसकी खोई हुई खुशियाँ आज फिर लौट चुकी थी। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लें।